दोस्तों, मैं रमेश कुमार तिवारी, आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी डायरेक्टर। जैसा कि अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में एक मैंने समर कैंप आयोजन किया हूँ, जो कि ऑनलाइन क्लासेस है। ऑनलाइन क्लासेस आपको बहुत ही प्रोफेशनल और सरल भाषा में मैं देने जा रहा हूँ। और जो कि जैसा कि मैं फिजिकल ग्राउंड में कराता था, तो फिजिकल के बारे में तो सभी बच्चों को पता ही है हमारे बारे में कि मैं एक NIS कोच हूँ और बहुत ही अच्छे मतलब रिजल्ट आ रहे थे। तो फिजिकल के बारे में ज़्यादा बताना मतलब हमारा उचित नहीं रहेगा। और साथ में ये बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं ऑनलाइन क्लास दे रहा हूँ, तो आने वाले टाइम में बहुत सारी वैकेंसियाँ कोविड-19 का जैसे अनलॉक शुरू हुआ, लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद ही जैसे SSC GD की एग्ज़ाम होगा। और मैं आपको बता दूं कि MP पुलिस की जो भी है, जो अंदर की सूचना है, तो लॉकडाउन ख़त्म होने के बाद अगस्त लास्ट में और सितंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम होना कंफर्म हो गया है। तो उसके लिए हम सभी बच्चों और बच्चियों से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप अपनी पढ़ाई को ब्रेक ना करिए। अगर पढ़ाई को रेगुलरिटी करते जाइए, जब रेगुलर आप पढ़ाई जो करते रहेंगे तो आपकी स्किल डेवलप होती रहेगी। तो मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही प्रोफेशनल अपने यूट्यूब चैनल्स में मैथ की, रीजनिंग की, हिंदी की, साथ में इंग्लिश की और GK GS की क्लास मैं डिज़ाइन किया हूं। और जैसा कि आज हमारी पहली क्लास मिस्टर रजनीश साहब हैं, और ये बहुत ही तगड़े मतलब टीचर्स हैं, जिनका आप समझ लीजिए कि इंग्लिश में इन्होंने PhD किया है और PhD के साथ साथ में साइंस से इन्होंने वर्ग 1 और जो वर्ग 2 का टीचर में इन्होंने अपना क्वालिफाई किया है। तो साइंस से समझिए कि सामान्य वर्ग में आपकी उसमें वर्ग 1 और वर्ग 2 क्वालिफाई करना कितना कठिन है। और क्या है सर, CGPSC में इंटरव्यू तक गया हूँ और CGPSC में इंटरव्यू तक सर गए हैं। और मतलब कि आप लोग सभी बच्चों और बच्चियों से मेरा निवेदन है कि आप सर का फ़ायदा उठाइए और सर जो क्लासेस डाल रहे हैं, इन क्लासेस को ऐसे पढ़िए आप कि मान लीजिए कि हमारे जो एकेडमी में बच्चे क्लासरूम में पढ़ाई कर रहे थे, तो अपना पेपर पेन उठा लीजिए और ऐसे दिमाग को मैसेज दीजिए कि मैं क्लास में बैठा हूँ या बैठी हूँ, और सेम टू सेम उसको नोट करते जाइए। और नोट जब आप सही ढंग से नोट डाउन कर लेंगे और उसको रिवीजन अभ्यास जो करेंगे, आपका सारे सब्जेक्ट यहाँ मजबूत हो जाएंगे। मैं सारे सब्जेक्ट की कोशिश कर रहा हूँ कि बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से मैं वीडियो अपलोड करा रहा हूँ। तो वीडियो को तरीके से देखिए और तरीके से देख करके उसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सीखने की कोशिश करिए। अपने रिटर्न एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बिल्कुल एक्टिव हो जाइए। बहुत सारी वैकेंसी, कम से कम 1 लाख जो वैकेंसी घूम रही हैं और वो लॉकडाउन के बाद ओपन होगी। तो जो बच्चे या बच्चियां जो अपनी सही ढंग से तैयारी कर लेंगे, वो लोग सक्सेस हो जाएंगे। इसलिए अपने फ्यूचर को अपने प्लान करिए और सही ढंग से पढ़ाई करिए। ये मत सोचिए हताश आपको होने की ज़रूरत नहीं है। हम आपके साथ हैं, हमारे सारे टीचर आपके साथ में हैं। अगर हम आपको ऑनलाइन क्लास दे रहे हैं, कोशिश मेरी ये है कि जूम ऐप पे मैं लाइव क्लास भी 2 तारीख से देने जा रहा हूँ। तो 2 तारीख से आप लोग आइए जूम ऐप पे। मैं टाइम आपको मैं बता दूंगा कि इस टाइम पे हमारी जूम ऐप चल रहा है। अपना ID पासवर्ड आपको भेज दूंगा, उसी से आप लोग बढ़िया तैयारी करिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करिए। ओके, धन्यवाद सर। मैं रिक्वेस्ट है कि सर आपको आज हिंदी की एक बहुत ही प्रोफेशनल क्लास लेने जा रहे हैं। आप देखिए हिंदी की क्लास। थैंक यू सर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो लेक्चर। हमने हिंदी का पहला पार्ट अपलोड किया, समास के ऊपर वो टॉपिक है। पूरी समास मैंने ट्राई किया है उसमें कवर करने के लिए, शुरू से लेके लास्ट तक पूरा समास उसमें कवर है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं हिंदी के अंतर्गत, तो वो हम शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। ये आपको ध्यान रखना है। आज जो हम शुरू करने वाले हैं वो शुरू करने वाले हैं वर्णमाला। वर्णमाला से आप मान के चलिए कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे। बहुत ही स्पष्ट तरीके से, बहुत ही सरल तरीके में बताऊंगा। आज के बाद आपको वर्णमाला कभी पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। देखिए, जो वर्णमाला होता है
तो आप जानते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है भाषा, है ना। भाषा के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं। भाषा जो होता है वो संस्कृत शब्द के या संस्कृत भाषा के संस्कृत के भाष शब्द से मिलके बना होता है। किससे मिलके बना होता है? भाष से मिलके बना होता है, जिसका अर्थ होता है बोलना। जिसका अर्थ क्या होता है? बोलना। दोस्तों, हम भाषा को ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि भाषा के ऊपर हम एक अलग से इंडिविजुअल वीडियो लाने वाले हैं। हमारा आज का मूल टॉपिक वर्णमाला है, तो इसलिए भाषा को हम ज्यादा डिस्क्राइब नहीं कर रहे हैं। बस इतना जानिए, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है आपके एमपीएसआई में, ये पूछा गया क्वेश्चन है कि भाषा किस शब्द से मिलके बना, तो संस्कृत भाषा के भाष धातु से मिलके बना है। इसको आप चाहें तो ये भी नोट कर सकते हैं कि ये क्या है? धातु है। संस्कृत में धातु रूप चलते हैं, तो भाष शब्द से मिलकर ये बना है, जिसका अर्थ होता है बोलना। अब देखिए, जो भाषा होती है, भाषा की सार्थक इकाई क्या होती है, ये आप ध्यान रखिए। बहुत पूछा गया क्वेश्चन है। सार्थक इकाई अगर आपसे पूछे कि सार्थक इकाई क्या होती है, तो ध्यान रखिए, वाक्य होते हैं। क्या होते हैं? वाक्य होते हैं। अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो वर्ण होती है। वो मैं थोड़ी देर से बता रहा हूं। तो भाषा की जो सार्थक इकाई होती है वो होती है वाक्य होती है। वाक्य के नीचे जो छोटी इकाई होती है उन्हें कहा जाता है उपवाक्य। ये ध्यान रखना है, वाक्य के जो नीचे छोटी इकाई होती है उसे क्या कहा जाता है? उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य के बाद जो छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है पदबंध कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पदबंध कहा जाता है। पदबंध के नीचे जो छोटी इकाई होती है वो होती है पद। पद अर्थात शब्द। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, पद अथवा शब्द। और शब्द के नीचे जो छोटी इकाई होती है उसे कहा जाता है, पद के नीचे जो छोटी इकाई होती है उसको कहा जाता है वर्ण कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछा जाए तो क्या होती है? वर्ण होती है। आई बात समझ में? वर्णों को भी ध्वनियां कहते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होता है। वर्ण और ध्वनियों में कोई खास अंतर नहीं होता है, वर्णों को ही ध्वनियां कहा जाता है। इनमें से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि भाषा की सार्थक इकाई क्या है, तो वाक्य है, आपको पता हो गया। वाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? तो उपवाक्य हो गई। उपवाक्य की छोटी इकाई क्या होती है? तो पदबंध हो गए। पदबंध की छोटी इकाई क्या हो गई? तो पद या शब्द हो गए। और शब्द की छोटी इकाई तो वर्ण अथवा ध्वनियां हो गई। ये भाषा के बारे में थोड़ा सा मैंने बताया। ये पूछे हुए क्वेश्चन है, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट जो है तो ले सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो पॉज करने के बाद। अब अपन आते हैं आज के मूल टॉपिक वर्णमाला पर। वर्णमाला में क्या होता है कि वर्णमाला है क्या अथवा वर्ण क्या है, ये अपने को समझना है। सबसे पहले अपने को वर्ण समझना है, फिर वर्ण समझने के बाद अपने को वर्णमाला समझना है कि वर्ण क्या होते हैं। तो जो वर्ण होते हैं, तो भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे हम कहते हैं वर्ण। ठीक है, अभी आपने देखा, मैंने डायग्राम ड्रा किया, तो उस डायग्राम में आपने देखा कि जो भाषा की सबसे छोटी इकाई हो गई, लघुतम इकाई हो गई, तो वो क्या कहला गए? वर्ण कहला गए। और जो वर्णों का व्यवस्थित क्रम होता है, वर्णों का व्यवस्थित क्रम जो होता है, व्यवस्थित क्रम जो होता है, व्यवस्थित क्रम या समूह जो होता है, समूह या क्रम होता है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है। हिंदी में हूबहू डेफिनेशन पूछ ली जाती है, इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है, इसलिए डेफिनेशंस भी आपको हिंदी में याद करना होगा। अब आ जाते हैं वर्णमाला। वर्णमाला में हम जानते हैं कि हमारे पास दो मूल रूप से ध्वनियां होती हैं। एक होती है स्वर ध्वनि और दूसरी होती है व्यंजन। ठीक है, ये अपन जानते हैं। दो हो गई, एक स्वर हो गई और एक व्यंजन हो गई। इससे पहले हम बता दें कि हिंदी में जो वर्णमाला को लेकर के नंबर पूछा जाता है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, तो दो तरह से पूछा जाता है। एक उच्चारण के आधार पर पूछा जाता है, पूछ लिया जाता है कि उच्चारण के आधार पर वर्णमाला की संख्या कितनी है,
और दूसरा क्वेश्चन जो पुट किया जाता है वो पूछा जाता है कि लेखन के आधार पर कितनी होती हैं। तो उच्चारण के आधार पर जो होती है वो कुल मिलाकर के 52 ध्वनियां होती है, मतलब स्वर एंड व्यंजन दोनों को मिलाकर के कुल कितने होते हैं, 52 होते हैं। लेकिन अगर लेखन के आधार पर क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि कितने होते हैं, 55 होते हैं, 55 होते हैं। तो दो तरह से निर्धारण होता है, एक उच्चारण के आधार पर और लेखन के आधार पर। तो ज्यादा जो अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि दोनों में उचित कौन सा होता है तो लेखन कला को ज्यादा उचित माना गया है, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें एक चीज और बता दूं, ये क्वेश्चन आपको नोट करते चलना है, फिर मैं थोड़ी देर से डिस्क्राइब कर रहा हूं। इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितने हमारे ये स्वर या व्यंजन है इनमें से कितनी विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं। तो आपको ध्यान रखना है, आपका का हो गया, खा हो गया, गा हो गया, जा हो गया, फा हो गया, ये विदेशी भाषा से आए हुए शब्द हैं। किस भाषा से अगर आपसे ये पूछ लिया जाए तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये अरबी फारसी से आए हुए, किससे, अरबी अथवा फारसी भाषा से आए हुए ये शब्द है। ठीक है, इस चीज को भी आपको ख्याल रखना है। इसके अलावा पूछ लिया जाता है कि अंग्रेजी भाषा से आया हुआ कौन सा शब्द है ऐसा, तो अंग्रेजी भाषा से जो आया हुआ शब्द है तो अर्धचंद्राकार वाले जितने शब्द होते हैं वो सभी किस भाषा से आए हुए होते हैं, अंग्रेजी भाषा से आए हुए होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब आ जाते हैं हम स्वर के बारे में आ जाते हैं। परंपरागत दृष्टि से जो है स्वर की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। आपको ध्यान रखना है, जैसे छोटा आ से लेकर के, जैसे छोटा आ हो गया, बड़ा हो गया, छोटी हो गई, बड़ी हो गई, छोटा हो गया, बड़ा, ये हो गया, ये हो गया, इसमें दोस्तों आप देख रहे होंगे कि मैंने ऋषि को नहीं लिखा हुआ है, तो ऋषि जो आता है तो यहाँ पास आता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि इनकी जो टोटल नंबर हो गई, ये परंपरागत तरीके से मैं बता रहा हूं, तो 13 होती है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि मूल रूप से कितने होते हैं, तो मूल रूप से स्वरों की संख्या हिंदी में 10 मानी गई है। इन दोनों को काट दिया जाता है और इसको ऋषि को काट दिया जाता है, तो इनकी संख्या कितनी बचती है, 10 बचती है। अब सवाल ये उठता है कि सर स्वर होते क्या है, तो स्वर ऐसी ध्वनियों को कहा जाता है जिनको बोलने के लिए व्यंजन की आवश्यकता नहीं होती है, अथवा इसको दूसरे तरह से समझिए, ऐसी स्वर, ऐसी ध्वनियां अथवा ऐसे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, फ्रीली बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। स्व आधा सा लगा हुआ है, तो स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। बस इतना याद रखना है कि स्वर क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, इनको बोलने के लिए किसी की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि वे ऐसी ध्वनियां जिनको बोलने के लिए किसी अन्य की आवश्यकता नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहा जाता है। स्वर की अगर परंपरागत दृष्टिकोण से नंबर पूछा जाए तो आपको ये याद रखना है, वर्णमाला में आपको नंबर से ही ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम आपको बता देंगे। इसको जो है तो आप नोट कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से विदेशी भाषा से आए हुए हैं, कौन कौन से आगत हैं, कौन कौन से हिंदी भाषा से ये पूछे गए क्वेश्चन हैं। ठीक है, अब आते हैं अपन इसके स्वर के बारे में कि स्वर का क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण किस तरह से किया गया है। तो जो स्वर का क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण जो किया गया है दोस्तों, वो कई तरह से किया गया है, और उन सारे तरीकों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खास तौर से आपके यूपीएसआई, एमपीएसआई, जिसमें हिंदी कुल मिला के बहुत नंबर की आती है, तो उसमें अच्छे डिटेल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले मात्रा के आधार पर देखते हैं। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, अथवा इसी को बोला जाता है उच्चारण काल के आधार पर, उच्चारण काल के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। ये पहला कैटेगरी हो गई। अगर आप रफ पेन के साथ हैं तो बहुत बढ़िया है, या कि आप वीडियो को रिवर्स करके देखें तो आपके समझ में आएगा। मात्रा या उच्चारण काल के आधार पर स्वर जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका हास्य स्वर होता है, दूसरा जो होता है वो दीर्घ होता है, और तीसरा जो होता है वो होता है प्लुत होता है। अब समझ लेते हैं। हास्य क्या होता है
जिनको बोलने के लिए बहुत कम समय लगता है उन्हें हम कहते हैं हास्य कहते हैं। इनमें एक वर्ण होता है, एक मात्रा होती है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आप जानते हैं छोटा आ जैसे हो गया, छोटी ई जैसे हो गई, छोटा ऊ जैसे हो गया, तो ये क्या हो गए, हास्य हो गए। दीर्घ जो होते हैं हास्य की तुलना में ज्यादा समय लगता है, बोलने के लिए ज्यादा समय लगता है अथवा इनका उच्चारण ज्यादा देर तक किया जाता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। जैसे इन्हीं में देख ले, ये हो गया दीर्घ, ये हो गया दीर्घ, ये हो गया दीर्घ। अब देखिए प्लुत क्या होता है, ये बहुत पूछा जाता क्वेश्चन है, प्लुत स्वर क्या होता है। तो प्लुत स्वर ऐसे स्वरों को कहा जाता है जिनको उच्चारित करने के लिए अथवा जिनको बोलने के लिए दीर्घ से भी ज्यादा समय लगता है, उन्हें हम कहते हैं प्लुत स्वर कहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर कि हास्य और दीर्घ तो होता ही है, अब इसमें कितना समय लगेगा। तो मैं बता दूं कि इसका प्रयोग जो है नाटक, कहानी आदि में किया जाता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि नाटक, कहानी इत्यादि में यूज किए जाने वाले अथवा प्रयोग किए जाने वाले स्वर को क्या कहते हैं, तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे आपने नाटक वगैरह में देखे होंगे तो आपने सुना होगा, समझा होगा कि महाराजा धीराज पधार रहे हैं, काफी जोर तक बोला जाता, तो वो जो बोला जा रहा है ना, पधार रहे हैं, इस तरह से जो खींचा जा रहा है वो क्या कहलाता है, प्लुत स्वर कहलाता है। तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि नाटक एकांकी में जो यूज किया जाता है तो ये प्लुत कहलाता है। अथवा ये पूछ लिया जाता है कि प्लुत का प्रयोग कहाँ होता है, तो नाटक और एकांकी में किया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा जो वर्गीकरण होता है वर्ण स्वरों का, तो दूसरा वर्गीकरण जो होता है वो होता है आपके जीभ के प्रयोग के आधार पर। तो जो जीभ का जो प्रयोग होता है उसमें भी तीन होते हैं, एक होता है अग्र, दूसरा होता है मध्य और तीसरा होता है पश्च। आपको ये याद रखना है, जीभ के प्रयोग के आधार पर ये कितने होते हैं, तीन प्रकार के होते हैं। तो अग्र में कौन कौन से आते हैं, जिसमें जीभ का अगला हिस्सा प्रयोग होता है। तो अग्र में आते हैं, आपको मैं बता दूं कि ई आती है, ये ई आती है, ए आता है और ए आता है। ये आपको ध्यान रखना है। मध्य में कौन सा आता है, केवल छोटा आ आता है। अब अगर देखो दो चीजें आपने पता कर लिया ना, तो जितने भी होते हैं ये सभी क्या कहला गए, पश्च कहला गए। ठीक है, ये जीभ के आधार पर है। ठीक है, अग्र हिस्से से, जीभ के अग्र हिस्से से बोले जाते हैं, जीभ के मध्य हिस्से से बोले जाते हैं और जीभ के पिछले हिस्से से बोले जाते हैं। तो जीभ के प्रयोग के आधार पर पूछा जाए तो आपको कितने बताना है, तीन बताना है। अब आ जाते हैं घोष या सघोष के आधार पर। सघोष के आधार पर, सघोष का अर्थ क्या है ये पूछ लिया जाता है कि सघोष का यहाँ पास अर्थ क्या है। तो सघोष का अर्थ है स्वर तंत्रिकाएं जो होती हैं, स्वर तंत्रिकाएं जो होती हैं ना, तंत्रिकाएं, उनके कंपन से होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन है कि सघोष का अर्थ क्या होता है। तो सघोष का अर्थ है स्वर तंत्रिकाओं में बोलते समय हमारे कंठ में, हमारे लैरिंग्स में जो कंपन पैदा होता है उस कंपन को हम क्या बोलते हैं, सघोष बोलते हैं। तो ध्यान रखिए जितने स्वर होते हैं, जितने स्वर होते हैं वो सभी क्या होते हैं, सघोष ध्वनियां होती हैं दोस्तों। ये आपको याद रखना है, जितने स्वर होते हैं ना सभी क्या होते हैं, सा से स्वर, सा से सघोष, सारी ध्वनियां क्या होती हैं, सघोष होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। अब तीसरा अपन देख लेते हैं, नाक या मुख की हवा के अनुसार कितने प्रकार के होते हैं। नाक या मुख से हवा के अनुसार दो प्रकार के होते हैं, एक होता है निर्नुनासिक और दूसरा होता है अनुनासिक। निर्नुनासिक का मतलब क्या होता है, नासिक का मतलब क्या हुआ, जिसमें हवा केवल मुख से निकले। डेफिनेशन मैंने शुरू में बता दिया कि हिंदी में डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो निर्नुनासिक का मतलब क्या हुआ, जिसको बोलते समय हवा जो है केवल और केवल कहां से निकले, मुख से निकले, वो क्या कहलाते हैं, निर्नुनासिक। और जिसमें मुख के साथ साथ नाक से भी निकले तो क्या कहलाते हैं, अनुनासिक कहलाते हैं। तो अनुनासिक की पहचान बता दूं, जिसमें बिंदी लगी होती है अथवा जो अर्धचंद्राकार जितने भी होते हैं वो सभी क्या होते हैं, अनुनासिक होते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है।
अब आ जाते हैं दोस्तों अपने व्यंजन के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि स्वर आपको समझ में आया होगा। स्वर में मूल चीजें जो आपको ध्यान रखना है, तो स्वर स्वतंत्र होते हैं, परंपरागत दृष्टिकोण से इनकी नंबर 13 होती है, लेखन कला के आधार पर इनकी संख्या या मूल रूप से इनकी जो संख्या होती है वो 10 होती है। अब इसमें पूछ दिया जाता है कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, तो मात्रा के आधार पर मैंने बता दिया कि हास्य होता है, दीर्घ होता है और प्लुत होता है। जीभ के प्रयोग के आधार पर भी मैंने बता दिया कि 3 तरह के होते हैं, अग्र होते हैं, मध्य होते हैं, पश्च होते हैं। इसके अलावा मैंने घोषत्व के आधार पर बता दिया। तो ये आपको ध्यान रखना है कि स्वर जितनी ध्वनियां होती हैं सभी सघोष होती हैं। फिर हवा के अनुसार मैंने बताया कि 2 प्रकार की होती है। इसको पहचानने का देखिए, निर लगा है, निर मने होता है ना नहीं, निर मने नहीं, माने इसमें नाक का योगदान नहीं होता, केवल हवा कहां से निकलेगी, मुख से निकलेगी। तो ये निर्नुनासिक हो गया, और एक हो गया अनुनासिक हो गया, जिसमें मुख के साथ साथ हवा जो है वो नाक से भी निकलेगी। अब आगे आते हैं वर्णमाला में, अपन देखते हैं व्यंजन के बारे में, देखते हैं कि व्यंजन क्या होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से या हेल्प से बोले जाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। ठीक है, सॉरी, व्यंजन कहते हैं। क्योंकि स्वर तो स्वतंत्र होते हैं, लेकिन व्यंजन जो होते हैं वो स्वतंत्र नहीं होते हैं। व्यंजनों को बोलने के लिए स्वर की रिक्वायरमेंट होती है, स्वर का होना बहुत जरूरी। तो ऐसे वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं व्यंजन में क्या होता है। बहुत बड़ा टॉपिक है ये, इसका हम आधा पार्ट अपने इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जितना उच्चारण के आधार पर है उतना हम आज क्लियर करेंगे, जो अगर शेष भी रह जाएगा तो उसको हम नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक है। व्यंजन बहुत बड़ा टॉपिक होता है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, तो व्यंजन हम सब जानते हैं, का से लेकर के ज्ञा तक के जितने भी वर्ण होते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब व्यंजन में एक चीज ये पूछ लिया जाता है, उच्चारण पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर शब्द का उच्चारण कहां से होता है। अब जितने ये 36 होते हैं, 36 को एक साथ दिमाग में याद रखना संभव नहीं होता है, तो उसको हम आपको एक ट्रिक बताएंगे। उस ट्रिक के माध्यम से आप बिल्कुल देख करके एक इजी मेथड के माध्यम से आप बता देंगे कि इसका उच्चारण कहां होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, एक ट्रिक बता रहा हूं मैं, कच टतप, ये याद रखना है, कच टतप एक साथ लिखना है आपको, मैंने अलग अलग लिखा है। अब देखिए, ये जो का वर्ण होता है ना, तो इसको याद रखना है, कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठवा या ओष्ठा। ये इतना ध्यान रखना है आपको। मतलब का वर्ग जितना होगा, मतलब का वाली जितनी लाइन होगी, का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा, का पूरी लाइन, इसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, कंठ से होता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है कि गा का उच्चारण स्थान कहां है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो कंठ वाला जो का वर्ग होता है, उन सभी वर्णों का जो उच्चारण स्थान होता है वो कहां होता है, कंठ से होता है। अब देख लिए, च वर्ण जो होता है उसका उच्चारण स्थान कहां से होता है, तालु से होता है। तालव्य होते हैं, ये कैसे होते हैं, तालव्य होते हैं। तो चाहे चा पूछे आपसे, छा पूछे आपसे, जा पूछे आपसे, झा पूछे आपसे, कुछ भी पूछे, तो आपको अगर ये चीजें याद है, 2 चीजें, तो आप ये तालव्य से पूछ। ता वाली जो लाइन है वो कहां से बोली जाती है, मूर्धा से बोली जाती है। ता वाली जो लाइन है वो कहां से बोली जाती है, वो दंत से बोलती है। ता आप बोलेंगे तो दांतों का योगदान है, ता हो गया, था, सब में दांत का योगदान है। अगर आप पा वाली लाइन बोलेंगे तो दोनों होंठ जो होते हैं ना वो जुड़ेंगे, पा दोनों होंठ जुड़ रहे, फा दोनों जुड़े, तो ये आपको याद रखना है। अब इसके अलावा ये इतने स्वर हो गए, इतनी लाइन में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जो आपका या आता है, या, रा, ला, वा, जो ये जो 4 होते हैं ये अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं।
कौन से कहलाते हैं, तो आपको यह याद होना चाहिए कि अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत ये आते हैं। फिर इसमें पूछ लिया जाता है कि उष्ण व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो ये जो होते हैं ना आपके जो सरवता वाले होते हैं, जितने सा होते हैं, चाहे वो सरवता वाला हो चाहे सेठी वाला, वो सभी उनको बोलते समय ऊष्मा पैदा होती है, इसलिए इनको उष्ण कहते हैं। ऊष्मा जिसमें पैदा होती है, सा घर्षण होता है जिसमें जीव में मुंह में घर्षण पैदा होता है, इसलिए इनको, तो जब घर्षण पैदा होगा तो ऊष्मा पैदा होगी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, उष्ण व्यंजन कहा जाता है। आपको ये ध्यान रखना है। फिर एक होता है संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन में क्या होता है कि संयुक्त व्यंजन में आपका छाछत्रीय हो गया, त्रात्रशूल हो गया, ज्ञानी हो गया, और ये श्री वाला स्रा हो गया। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। कुछ किताबों में इसको मिश्रित भी कहा गया है, कभी पूछा तो नहीं गया है ये क्वेश्चन, पर आपको बता दूं ये मिश्रित भी होता है, लेकिन कुछ किताबों के आधार पर इसको भी संयुक्त माना गया है। अब संयुक्त में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, संयुक्त में पूछ दिया जाता है कि जो छाछत्री होता है वो किन किन शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, आप समझिए पहले कि जैसे मान लीजिए ये हो गया राम, एक शब्द हो गया, वर्ण कितने हो गए, दो हो गए, ये वर्ण हो गए, ये दोनों वर्ण हो गए। तीसरी चीज आपको ध्यान रखना है कि अगर इसमें पूछे कि ध्वनियां कितनी हैं, तो दोस्तों इसमें ध्वनियां 4 हैं। जैसे देखो ये हो गया रा, इसमें जो मात्रा है वो किसकी लगी हुई है, बड़ा आ की। फिर क्या हुआ, माँ हो गया, माँ में क्या है, आ है। ये वर्ण है, ये जो है ये वर्ण है, ये जो सॉरी ये ध्वनियां हैं, ये वर्ण है, और ये शब्द है। ये आपको ध्यान रखना है। तो पूछ लिया जाता है कि इस शब्द में कौन कौन सी ध्वनियां हैं या कौन कौन से वर्ण हैं, तो इस तरह से आपको अलग करना है। ये जो है ये ध्वनियां हैं आपकी, ठीक है, ये वर्ण हैं आपके, और ये एक शब्द हो गया। तो इसमें पूछ दिया जाता है कि छाछत्री में कौन कौन सी ध्वनियां हैं, तो आपको याद रखना है जो छाछत्री बनता है वो इन दोनों से मिलके बनता है, का से, और पेट वाले फाट उससे जो है षटकोण वाले सा से मिलके बनता है। फिर इसमें पूछा जाता है कि त्रा किससे किससे मिलके बना हुआ है, तो ता से मिलके बना हुआ है और रा से मिलके बना हुआ है। एक चीज जो आपको ध्यान रखना है, जो पहला शब्द होगा उसमें ये हलंत लगा होगा। अगर आपने हलंत वाले को टिक नहीं किया तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको ये हलंत वाला जरूर ध्यान रखना है, और फर्स्ट में हलंत लगेगा, ऐसा नहीं कि रा में लग जाएगा, ऐसा नहीं कि सा में लग जाएगा, पहले वाले में जो है हलंत लगेगा। तो हलंत वाले को ही आपको टिक करना है, और वो फर्स्ट में लगा होना चाहिए, यहां नहीं लगा होना चाहिए। इसमें यही करता है कि 4 ऑप्शन देगा तो हलंत 4 जगह लगाएगा। तो अगर बच्चे इतना थोड़ा सा माइनर चीज नहीं ध्यान रखते तो फिर वो मिस्टेक कर देते हैं, तो आपको ये मिस्टेक नहीं करना है। इसी तरह से ज्ञानी को पूछ लिया जाता है कि किससे मिलके बना हुआ है, तो ज्ञानी जो होता है दोस्तों वो जा के साथ इया वर्ड आ जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये क्या कहलाते हैं, ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। छत्रज्ञा जो होते हैं ये संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। स्रा जो होता है वो मिश्रित कहलाता है। यारा लाभ, ये जो सा वर्ग हो गया ये उष्ण कहलाता है, मैंने बताया कि उष्मा होती। ये जो यारा लाभा होते हैं अंतः से, कंठ भी थोड़ा सा अंदर से बोला, या यहां से आवाज आती है या, तो ये अंतस्थ कहलाते हैं। ये पा वर्ग जो हो गया होंठ से बोला जाता है। ता वर्ग दांत से बोला जाता है। इतना याद रखना है, कच टतक, और ये इतना याद रखना है, एक क्रम से याद रखना है ताकि पूरा क्रम से आ जाए। कंठ, तालव्य, मूर्धा, दंत, ओष्ठवा। इसका जो डिटेल पार्ट है दोस्तों हम वो सेकेंड पार्ट में लाएंगे, बहुत जल्दी अपलोड हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं, और हम ट्राई करेंगे आपके क्वेश्चन को रिप्लाई करने के लिए। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।